मानवी की मां का देहांत हुए कुछ ही समय बीता था कि उसके पिताजी उसके लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। मानवी के एक करीबी रिश्तेदार ने मानवी की शादी के लिए एक लड़का बताया। मानवी के पिता ने उस लड़के और उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं की, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद उसकी शादी कर दी गई। मानवी बहुत भोली भाली लड़की थी। शादी के बाद वो डोली में बैठकर ससुराल पहुंची। वहां उसका कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। मानवी के ससुराल में कदम रखते ही उसका सच से सामना हो गया। मानवी के पति ने घर पहुंचते ही गठजोड़ी को फेंक अपने रिश्तेदारों व दोस्तों के पास चला गया। मानवी के पति का नाम रत्नेश था। रत्नेश की चाची मानवी को एक कमरे में ले जाकर वहां उसे बिठा दिया। दोपहर को 2 बजे वह ससुराल पहुंची थी और अब शाम के 8 बज चुके थे, लेकिन मानवी को किसी ने पानी तक नहीं पूछा, ना ही कोई उसके पास आकर बैठा। बेचारी घबराई सी चुपचाप कमरे के बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी रुक गए थे, कुछ रवाना हो गए थे। फोटोग्राफर आया। उसने कहा, मुझे दुल्हन के कुछ फोटोग्राफ्स निकालने हैं, आप दुल्हन को तैयार कर दीजिए। तब मानवी की बड़ी ननद आई और उसे तैयार होने के लिए बोल गई। मानवी की सास ने उस कमरे में प्रवेश किया और अपनी बेटी को संबोधन करके कहने लगी, इस बड़े बाप की बेटी से कह दे, इसका मेरे घर में कोई काम नहीं, क्योंकि इसके पिता ने हमें लाखों रुपए दहेज में नहीं दिए। इसे मेरे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से रुपए लाना होगा। उन रुपयों से हम मेडिकल स्टोर खोल देंगे, मानवी के देवर के लिए। यह सुनकर मानवी मन ही मन बहुत डर गई। बेचारी सोच रही थी ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका पति रत्नेश अभी तक उसके पास नहीं आया। कुछ अटपटा लग रहा था उसे, मगर वह करती भी तो क्या। चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फ़ोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने रत्नेश को भी बुला लिया। रत्नेश अनमने मन से बैठा, एक आधी फ़ोटो निकलवाई, फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों की महफिल में जा बैठा। अब दुल्हन को सुहाग सेज पर ले जाया गया। काफ़ी देर बाद मानवी की ननद पकड़कर रत्नेश को कमरे में लाई। कमरे में आकर रत्नेश चुपचाप बेड पर लेट गया। मानवी से कुछ बोला नहीं। मानवी सब कुछ देख रही थी। कुछ देर बाद रत्नेश ने करकते हुए मानवी से कहा, अब ये तेरा नाटक खत्म कर और लाइट बंद कर दे जाकर, मुझे नींद आ रही है। मानवी उठी और लाइट बंद करके आई। मानवी की नींद तो पूरी तरह से उड़ गई थी। वो यूं ही लेटी रही। सुबह के 5 बज गए थे। मानवी ने देखा घर के लोगों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। उसने सोचा अब वह और लेटी रही तो ससुराल वाले न जाने क्या सोचेंगे उसके बारे में, इसलिए तुरंत उठ गई। मानवी तैयार होकर बैठी थी। बाकी सब भी तैयार हो गए थे। चाय पानी की व्यवस्था हो गई थी। अब रत्नेश भी उठ गया था। आस पड़ोस की महिलाएं बहू को देखने आई। मानवी को वहां ले जाया गया जहां सब महिलाएं बैठी थी। सबने बहू को देखा और कहने लगी, बहू तो बहुत सुंदर है। सब रत्नेश को बधाई देने लगे कि तुम बहू तो बहुत ही सुंदर लाए हो। अगले दिन रत्नेश ने बहाना बनाया कि उसकी ड्यूटी है, इसलिए 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब मानवी ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अभी तो हमारी शादी हुई है और आप जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा। तब रत्नेश बोला, क्या इतने साल मेरे साथ ही बंधी बैठी थी। नाटक बंद कर चुपचाप और अपने काम से काम रख। मेरे किसी भी काम में अपनी टांग मत अड़ाना, वरना तेरे बाप के घर भेज दूंगा। मानवी रत्नेश के इस बर्ताव से डर गई। 3 दिन बाद रत्नेश रात के 10 बजे आया, लेकिन वह मानवी के पास नहीं गया। वो अपनी बहनों से बातें करके बाहर वाले कमरे में ही सो गया। अगले दिन सुबह मानवी के मायके से फ़ोन आया कि उसको लेने भैया आज आ रहे हैं। शाम को मानवी के भैया आए मानवी और रत्नेश को ले जाने, पर रत्नेश की मां ने कहा रत्नेश नहीं जाएगा। मानवी के भैया ने रत्नेश से बात की कि शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को साथ जाना होता है। ऐसे में अकेली मानवी को कैसे ले जाऊं? घर में सबकी डांट पड़ेगी। बहुत समझाने पर रत्नेश तैयार हुआ जाने को, मगर रत्नेश के माता पिता को अच्छा नहीं लगा उसका जाना। अब वे चलने लगे तो रत्नेश की मां मानवी के भैया से बोली, देखो बेटा, तुम अपने बहन को ले जाने आए हो, उसको 15-20 दिन अपने घर रखना, जल्दी मत भेज देना। रत्नेश को कहा, तू कल ही वापस आ जाना। जब मानवी और रत्नेश भैया के संग घर पहुंचे तब मानवी के परिवार के सब लोगों ने बहुत खुशी से रत्नेश का स्वागत किया। खूब खातिरदारी हुई। रत्नेश के ससुराल में उन्हें शहर के फेमस जगहों पर घुमाने ले गए और खूब खान पान करवाया। अगले दिन रत्नेश तैयार हो गया अपने घर वापस जाने के लिए। मानवी के पापा व परिवार वालों ने उसे रोकना चाहा, मगर वो नहीं रुका। मानवी की सहेलियां व पड़ोसी उससे मिलने आई और सबने कहा कि मानवी के चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आ रही।
शादी के बाद तो सभी लड़कियां बहुत चहकने लगती हैं, मगर मानवी बुझी बुझी सी दिख रही है। मानवी ने सारी बात अपनी भाभी को बताई कि कैसे रत्नेश उससे कटे कटे रहता है, कोई बात नहीं करता। मानवी की भाभी ने कहा हो सकता है कोई बात हो। 15-20 दिन बीतने पर मानवी को ससुराल जाना पड़ा। अब मानवी की कहानी में दर्द की घड़ी आनी शुरू हुई। रत्नेश अपनी मर्जी से घर आता और जाता। मानवी भूखी बैठी इंतज़ार करती रहती। घर के सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते। रत्नेश घर आता तो मानवी गर्म खाना बनाकर उसे खिलाती, फिर खुद खाती। रसोई का काम खत्म करके कमरे में जाती, तब तक रत्नेश सो चुका होता। इधर उसकी सास रोज ताने देती कि खुशखबरी नहीं सुना रही, तेरे में कोई कमी है। नए नए बहाने ढूंढकर मानवी को ताने मारने, लड़ाई झगड़ा करना उसकी सास का काम था। जैसे तैसे करके रत्नेश मानवी से बोलने तो लगा, मगर उसका ध्यान नहीं था मानवी में। एक दिन जब वह रसोई का सारा काम खत्म करके रत्नेश के कपड़े प्रेस कर रही थी, तब वो आया और मानवी को घसीटते हुए बाहर आंगन में ले गया और बोला, उठा अपने कपड़े और जल्दी से पैक कर ले, तुझे तेरे बाप के घर छोड़कर आता हूँ। मानवी डर के मारे रोने लगी। रत्नेश की बहन ने उसे समझाया, ऐसे करेगा तो इसका बाप तलाक दिला देगा और दहेज सारा वापस लौटाना पड़ेगा, इसे युक्ति लगाकर निकालना पड़ेगा। अभी रुक, थोड़ा समय मौका देकर इसे निकालेंगे, ताकि सब इसे ही गलत कहे, हमें नहीं। एक दिन रत्नेश का दोस्त अपनी पत्नी सहित मिलने आया। उसके सामने सभी नाटकीय ढंग से पेश आए। मानवी से भी रत्नेश बहुत प्यार से बात कर रहा था। नाटक चलता रहा जब तक रत्नेश का मित्र घर पर रहा। वहीं पर प्लान बना कि सब चलते हैं वैष्णो देवी यात्रा पर। चाहता तो बिल्कुल भी नहीं था रत्नेश, लेकिन दोस्त और उसकी बीवी की जिद के आगे कुछ न कर सका। टिकट कटा नियत समय पर रत्नेश, मानवी और उसके मित्रगण सब निकले यात्रा पर। यात्रा में सबने दर्शन किए। वापस लौटते समय कुछ दूर चलते ही रत्नेश के मित्र कहने लगे, हम आगे चलते हैं, तुम आराम से आते रहना, क्योंकि मानवी के पाँव में सूजन आ गई थी। उससे चलना मुश्किल हो रहा था। वह धीरे धीरे चल रही थी। अभी 2-4 कदम ही उसके मित्र चले होंगे, तभी रत्नेश भी मानवी को वहाँ बैठा कर कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ, कहीं मत जाना, यहीं बैठी रहना। सुबह 5-6 बजे की बैठी मानवी को रात के 10 बज गए। इतने घंटे बीत गए मगर रत्नेश नहीं लौटा था। अब मानवी को डर लगने लगा और वह डर कर वहीं बैठी रोने लगी। आने जाने वाले सभी लोग मानवी को देख रहे थे कि क्यों रो रही है। फिर एक महिला ने हिम्मत करके मानवी से पूछा, बेटी रो क्यों रही है, क्या तेरे साथ वाले तुझसे बिछड़ गए हैं? मानवी ने रोते रोते बोला, मेरे पति मुझे यहाँ बैठा कर गए थे, बोलकर गए थे यहीं बैठी रहना, कहीं मत जाना। मैं उनके इंतज़ार में यहीं बैठी हूँ, पर वो अभी तक लौटे नहीं हैं और मेरे पास घर वापस जाने के लिए रुपए भी नहीं हैं। अब मैं कहाँ जाऊँगी? जिस होटल में ठहरे थे उसका अता पता भी नहीं मालूम। फिर उस महिला ने हिम्मत बंधाई और बोली, बेटी डर मत, यह माता का दरबार है, यहाँ किसी का बुरा नहीं होता। उस महिला की बातों से मानवी को थोड़ा हिम्मत मिला। वो अपने पति को खोजने निकल गई। मानवी बेचारी रोती रोती आगे चलने लगी और सोचने लगी, अब कहाँ जाऊँ, घर कैसे पहुँचूँ। फिर उसको याद आया, पापा के दिए अंगूठी तो उसने पहन रखा है, इन्हें बेचकर घर लौट जाऊंगी। अब उसको चलते कुछ समय ही हुआ होगा कि उसे एक लड़की जो लगभग 18-20 साल की होगी, वह उसके साथ साथ चलने लगी। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को देखा और बातें करने लगे। मानवी ने उससे पूछा, तुम अकेले कैसे आई, तुम्हारे संग और कोई नहीं? तब उस लड़की ने बोला, है ना, मेरा सारा परिवार है मेरे संग। तो तुम अकेली कैसे, साथ क्यों नहीं वो सब? लड़की ने कहा, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब लंगर खाने गए हुए हैं, अर्धकुंवारी। बात करते करते मानवी और वो लड़की कटरा के नज़दीक पहुंच गए। मानवी ने उस लड़की से पूछा, अब अकेले तुम कहाँ जाओगी? वह बोली, मैं अपने होटल जाऊंगी। मानवी ने फिर पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे होटल का ध्यान है? वह बोली, हाँ, मुझे यहाँ के सभी होटल की जानकारी है। मानवी उससे बताने लगी, मुझे तो उस होटल का नाम नहीं पता जहाँ मुझे जाना है। तब वह लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, माता रानी है ना तुम्हारे साथ, तुम उनके दर्शन करके आई हो, जरूर तुम अपने होटल पहुँच जाओगी। इतना कहते ही वह लड़की एक गली की तरफ इशारा करके बोली, देखो तुम्हारा होटल तो आ गया। मानवी को तो पहचान में नहीं आ रहा था, इसलिए वह बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सा होटल है। तब वह लड़की बोली, तुम्हारा होटल वो सामने 2-3 होटल छोड़कर जो सामने दिख रहा है वही है। मानवी थकी हुई थी, उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा
कि एक अनजान लड़की को ठीक उसके होटल और उसके कमरे के बारे में सही ज्ञान कैसे हुआ। मानवी थोड़ा आगे गई तो उसे समझ आ गया, अपना होटल। आश्चर्य से मानवी ने उस लड़की की तरफ देखा, लेकिन पता नहीं वह लड़की कहाँ गायब हो गई। मानवी होटल पहुंचकर सो गई। रोते रोते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम को एक लड़के ने आकर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। बोला, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। मानवी ने सोचा किसी और का मेहमान होगा, उससे मिलने कौन आएगा। तभी कमरे की खिड़की से रत्नेश ने झांकते हुए कहा, दरवाज़ा खोल। मानवी ने दरवाज़ा खोला। रत्नेश बेड पर आकर लेट गया। दोनों चुपचाप लेटे रहे। मानवी समझ चुकी थी ये सब कुछ रत्नेश ने जानबूझकर किया था। अगले दिन दोनों वापस घर लौट गए। वापस आने के बाद उन लोगों ने मानवी से लड़ाई शुरू कर दी। इस बार मानवी के परिवार वालों को भी बुलाया गया, जो एक प्लान था। उन्हें न जाने क्या क्या कमियां बताई जाने लगी। मानवी को घर से निकालने की पूरी तैयारी थी। मानवी के सभी रिश्तेदार आए हुए थे। दिन भर की बहस के बाद मानवी के रिश्तेदारों ने कहा, ठीक है, अभी तुम्हारे घर का माहौल गरमाया हुआ है, इसलिए मानवी को कुछ दिनों के लिए मायका भेज दो। सब मानवी को मायका ले गए। वहाँ उसके भैया भाभी मानवी के आने के बाद भाभी के मायके चले गए, क्योंकि उसकी भाभी की डिलीवरी होने वाली थी। इधर मानवी की तबीयत एकदम से खराब हो गई। आंखें बुरी तरह से सूज गई थी, पूरे शरीर में सूजन होने लगी थी। तो उसके पिता उसे अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और बताया कि मानवी माँ बनने वाली है। अगले दिन पिता ने रत्नेश को ये खुशखबरी बताई, पर उसने कहा अभी घर नहीं आना, जब पापा लेने भेजेंगे तब लेने आऊँगा। मानवी का भतीजा हुआ। उसकी खुशी में पार्टी रखी गई, जिसमें रत्नेश भी आया था और सबके समझाने पर मानवी को संग ले गया था। घर वापस आते ही फिर से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और दोबारा मानवी को उसके घर पहुंचा दिया गया। इस तरह मानवी की डिलीवरी होने तक वहीं रखा। मानवी ने कई बार फ़ोन भी किया वापस आने के लिए, मगर हर बार रत्नेश टाल देता। ना तो रत्नेश खुद फ़ोन करता था, ना ही लेने आता था। जब मानवी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया तब रत्नेश आया था। अस्पताल से छुट्टी होने पर रत्नेश मानवी और बच्चे को अपने घर ले गया, मगर उसके माता पिता ने मानवी का सारा सामान उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। यह हमारा घर है, यहाँ इसे हम रहने नहीं देंगे। रत्नेश ने कहा, कुछ दिन रुको, मैं खुद छोड़ आऊँगा इसे हमेशा के लिए। मैं खुद इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, मुझे नहीं रखना इससे कोई रिश्ता। यह सब बातें मानवी सुन रही थी। उसे बहुत दुख हुआ। उसने मन में ठान लिया, बहुत हुआ, आगे झुकना। क्या अकेले मुझे ही गृहस्थी की ज़रूरत है, रत्नेश को नहीं है? उसने अपने परिवार से बात किया। परिवार वाले भी अब मानवी के ससुराल वालों के रवैये से पूरी तरह परेशान हो चुके थे। उन्होंने मानवी को कभी वापस न भेजने का सोचकर अपने घर ले आए। मानवी को लगता था शायद कभी रत्नेश के मन में उसके लिए प्यार जग जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। मानवी ने तलाक के लिए आवेदन दे दिया। कहीं ना कहीं उसके मन में था कि शायद बच्चे की खातिर रत्नेश वापस आ जाएगा, लेकिन तलाक के कागजात देखकर तो रत्नेश को बहुत खुशी हुई। उसे जो चाहिए था वो मिल रहा था। बच्चे से भी उसका कोई लगाव नहीं था। कोर्ट में जब दोनों मिले तो मानवी ने रत्नेश से तलाक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिर्फ एक सवाल पूछा कि उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, क्या गलती थी उसकी। रत्नेश ने जवाब दिया, उसे मानवी से कभी शादी करनी ही नहीं थी, वो तो किसी और को पसंद करता है। केवल परिवार के दबाव में उसने ये शादी की, लेकिन अब वो बहुत खुश है। अब वो उस लड़की से शादी करेगा जिसे वो पसंद करता है। ये सुनकर मानवी को गहरा सदमा लगा। पैसे के लालच में रत्नेश के परिवार ने दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। खैर, अब मानवी को एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी थी। मानवी के परिवार वालों ने उसे नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। सब कुछ भूलकर अपने बेटे के लिए मानवी ने पढ़ाई शुरू की। कुछ सालों की मेहनत के बाद उसे यूपीएससी में सफलता मिली। घर में बधाई और मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। मानवी के चेहरे पर कई सालों के बाद खुशी नजर आ रही थी। परिवार वाले भी अपनी बेटी की उपलब्धि पर फुले नहीं समा रहे थे। पता चलने पर रत्नेश और उसके परिवार ने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मानवी और उसके परिवार ने बिल्कुल भी राब्ता नहीं किया। माता रानी की कृपा से मानवी की ज़िंदगी सुखों से भर गई थी। वो दोबारा उस दुखों के दलदल में नहीं गिरना चाहती थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।